बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में अमेरिका, ईरान और आने वाले जो मुस्तकबिल की अहम नकात हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जानिब तो हमारे सामने MOU साइन हो गया और उसके बाद जितनी भी अपडेट्स हो रही हैं वो खुशाइंद उसको कहना बिल्कुल बजा होगा, क्योंकि अमरीकी फ़ोर्स पे ही इसराइल का इनखला पॉसिबल हुआ है लेबनान से। ये एक अच्छी खबर है जिसको हम इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी फ्यूचर बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है जिसको ना सिर्फ हमने डिस्कस करना है बल्कि आने वाले वक्त में कौन से चैलेंजेस ये पूरा खित्ता फेस करने जा रहा है और इन चैलेंजेस को कैसे, इन हर्डल्स को कैसे उबूर करना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। इस पर गौर करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दो सीनियर माहिर आलम उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमें ज्वाइन करें, डॉक्टर वजीहा सईद साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर रिजवान साहब, सर ओवरऑल जो अभी तक हमने सिनेरियो देखा जिसमें हमें खुशाइन चीज़ें नज़र आ रही हैं, MOU का साइन होना, उसके बाद की अपडेट्स, जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली है, किसी किस्म की फ़िक्र की बात नहीं है, आइंदा आने वाले हालात भी पुरअमन हैं। मुझे JD वेंस साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जंगबंदी के बाद की ये जो छोटी मोटी खिलाफ वर्जियाँ हैं इनको हमें सफारती ज़राए से संभालना है। कुछ ये चीज़ें भी, ये हर्डल्स इसलिए भी शायद रेज हुई कि दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात नहीं थे। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, जिससे ये खित्ता पुरअमन खित्ता बन सकेगा। सर फरमाइएगा, इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने शो में लेने का, और आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आपने कहा कि JD वैंस की एक बात आपको बहुत अच्छी लगी कि इतने मामलात में अगर छोटी-मोटी ये गलतियाँ हैं या वायलेशंस हैं, तो इन्हें सफारती तरीके से हल करें। बिल्कुल राइट, यही अप्रोच होनी चाहिए। वी कैन मूव फॉरवर्ड। अभी मैं हम्म। आऊँगा इस चीज़ पे कि देखें, प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप है ना, एक सख्त डिलेमा का शिकार हैं, हम्म। सख्त मुश्किल का शिकार हैं। मुश्किल ये है कि एक तरफ तो अपनी प्रेसिडेंसी बचानी है, एक तरफ अपना अमेरिकन इंटरेस्ट बचाना है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसराइल के साथ जो कस्में, वादे और वो जो अमेरिकन अनरिलेंटिंग सपोर्ट टू इसराइल हम्म। वो है, और अमेरिकी लॉबी, इजरायली लॉबी जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ी हुई है कि आपने इसराइल को तनहा नहीं छोड़ना, तो वही सख्त मुश्किल है। सही। अभी आ जाते हैं कि जो माहिदा हुआ उसमें अभी आप इंट्रोडक्शन भी दे रही थी, तो मैं उसी से मुझे चीज याद आ गई। तो JD वांस ने एक चीज बड़ी अच्छी की कि हम्म। पाकिस्तान के क़यादत का जो शुक्रिया अदा किया और उनका जो हम्म। रोल है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का रोल सराहा। मैं सही। ये समझता हूँ ये वो क्रेडिट है जो ड्यू था बड़े अरसे हम्म। से। तीसरी चीज मैं ये बताता चलूं कि देखें, इसराइल के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। आप मुझे बताएं, इसराइल करे तो क्या करे? इतनी बड़ी जंग छिड़वा के अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस चीज पे आमादा करके, अब अमेरिका अगर पीछे हट गया, जिसमें यूरोप ही नहीं आया, नेटो अलाइज भी नहीं आए, उसमें आप ये देखें कि इसराइल अभी मूव ऑन किए जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि नेतन्याहू की सारी सियासत जीरो हो जाती है अगर हम्म। वो यहाँ से इनखला कर देते हैं, या फिर यहीं पे स्टॉप कर देते। तो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए वो सही। जो भी काम कर रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। लास्ट लास्ट चीज आपकी साइड से हम्म। मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और कतर की खास तौर पे जो एक क्यादत ने भी काम किया, उसकी वजह से अमेरिका और ईरान में जो एक मामला हुआ है, हमें इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। हम्म। अभी मुआहदा हो गया है, अभी 60 डेज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है, अभी एनर्जी का जो वो बहाली होगी, मईशतों की बहाली होगी, सबको अच्छा लगेगा। तो सही। कौन चाहता है कि उसको बुरा लगे? जब अच्छा लगेगा तो मेरा ख्याल है तमाम ममालिक कोऑर्डिनेट भी अच्छा करेंगे, फैसिलिटेट भी अच्छा करेंगे। तो मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे की उम्मीद है। हम्म। बाकी उनकी ट्वीट्स पे ना ध्यान दें, उससे वो इसी को रद्द करने वाली ट्वीट भी आ जाएगी, जो जो भी रिट्वीट आई थी ना, उसको यकीनन रद्द। ऐसा ही है, हम उम्मीद कर सकते हैं इस हवाले से। और यकीनन पाकिस्तान के किरदार को ना सिर्फ अमरीकी क़यादत सराह रही है बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के चर्चे हैं। डॉक्टर वजीहा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। 60 दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं, कैसे देख रही हैं इन 60 डेज को? हुमा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में बात करने का मौका दिया। देखिए, ये जो इसराइल और अमेरिका का जो एक गठजोड़ है, इसको मैं कहती हूँ कि इन्होंने 7 जन्मों तक जो साथ रहने की कस्में वादे निभा रखे हैं। तो सदर ट्रंप की जानिब से अचानक से जो बीच में वो एक ट्वीट आ जाती है या कोई बयान आ जाता है, वो सिर्फ इसलिए आता है कि उन पे इसराइली प्रेशर होता है और उन्होंने उसको भी जो है ना कंट्रोल करना होता है, उसको भी केटर करना होता है। वरना ट्रंप से ज्यादा इस वक्त कोई बंदा डेस्परेट नहीं है अमन अमान कायम करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा
और रहा मसला लेबनान का, देखिए पहले भी यही बात हुई थी 14-15 तारीख को, अभी जो है 14-15 जून को ईरान ने एक दिन के लिए अपना हॉर्मज़ एक दफा फिर बंद कर दी थी। और 17 को उसके बाद आपने देखा इलेक्ट्रॉनिकली एमओयू सारे ममालिक ने साइन किए। और अभी कल जिस तरीके पर स्विट्जरलैंड में दोनों वफूद की मुलाकातें और वहां अचानक से ईरानी वफ्द ने बाहर जाने का फैसला किया, ठीक है वापस आए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ईरान को और अमेरिका का अगर कंपैरिजन करें तो ईरान जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी जो है ना एक इसमें एक साबित हुआ है, जबकि अमेरिका की तरफ से मिनट मिनट में जिस तरह की ट्वीट्स आती हैं, जिस तरह के मामलात होते हैं, वो अचानक से लगते हैं कि पीस प्रोसेस को बर्बाद कर देंगे। रहा लेबनान, मैं खुलकर कहूंगी कि 60 दिन 60 डेज का ये जो पीरियड है ना, ये लेबनान इज द फर्स्ट लॉ दैट बोथ कंट्रीज हैव टू अनलॉक। ठीक, जब तक आप लेबनान का मसला खत्म नहीं करेंगे, वहां पर मामलात आगे नहीं चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीस टॉक्स में आगे बढ़ सकेंगी। ये पायलट प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए, उसका जो है वो एमओयूज में भी जिक्र है, दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान इसके ऊपर रजामंद भी है। और अगर आप देखिए तो हिजबुल्लाह की तरफ से अगर कोई हमला होता है कुछ होता है तो वो हमेशा इजरायली हमले डॉक्टर के साहब जवाब क्या में एक्सपेक्ट कर रही हैं, इसराइल का इनखला हो जाएगा? क्योंकि जनूबी लेबनान से इस वक्त ये इत्तलात हैं कि इसराइल का इनखला शुरू हो गया है। क्या ये अमन कायम हो सकेगा और जंगबंदी तक नौबत आएगी आपकी नजर में? देखिए इसमें अभी वक्त के साथ साथ इसमें कुछ आप आगे मजीद तब्दीलियां देखेंगी। अगर तो सदर अमेरिका और अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो इसराइल को इस बात पे आमादा करते हैं कि आप किसी भी सूरत कुछ हद तक पीछे जाएं ताकि एक पीस प्रोसेस आगे बढ़ सके, तो जब तक इसराइल की तरफ से फर्स्ट स्टेप नहीं लिया जाता, जाहिर सी बात है अमन अमान कायम नहीं होगा। और इसराइल को भी इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना, पूरी दुनिया अब इसराइल से नफरत कर रही है। खासतौर पर ये जो ईरान की तरफ से जो इक़दाम बार बार उठा लिया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लॉक करने का, उससे पूरी दुनिया एक सीवियर अंडर प्रेशर है। सब लोग इस तकलीफ से निकलना चाहते हैं और ईरान के पास एक बहुत अच्छा ट्रम्प कार्ड है जिसको उसने बड़े अच्छे तरीके पर खेला। यकीनन ऐसा ही है। डॉक्टर रिजवान आपकी जानिब आएंगे। अभी इजराइल के स्टांस की हम बात कर रहे थे। अगर आपको याद हो एमओयू साइन होने से पहले एक वाज़ेह बयान आया था इजराइल की जानिब से कि हमें ये मुआहिदा पाबंद नहीं करता और ना ही हम अमेरिका के पाबंद हैं। जबकि अमेरिका को अगर ट्रंप की बात करें तो उनके एक साबिक सफ़ीर ने यह मशवरा दिया था कि आप फ़ौजी हिमायत छोड़ दें इजराइल की। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं लेबनान में। अगर हम अमन कायम करना चाहते हैं तो इजराइल को पीछे हटना होगा। आपकी नज़र में क्या इजराइल पीछे हटेगा? हुमा देखें, एक चीज तो वाज़ेह है, लीगली इजराइल इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। ये अगर उसे लीगली देखा जाए उनके ऊपर कोई कदगन तो नहीं है कि वो इसको बंद करें। वो तो दैट इज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, उन दोनों की एक एमओयू हुआ और एग्रीमेंट हो गया। अब इसमें जो है ना, द ओनस इज ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने ये कहा कि उनका इत्तेहादी है जिसकी वजह से उन्होंने जंग शुरू की। अब मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और जो या उनकी जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स सालाना $2 बिलियन की मिलिट्री इमदाद जो देता है वो इसराइल को इसलिए देता है कि इस खित्ते के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको उनका दिफा कर सके। तो अब अमेरिकन इंटरेस्ट ये तो नहीं है कि वो जो लेबनान की बस्तियों पे कब्जा कर रहे हैं वो अमेरिकन इंटरेस्ट में है, या फिर उन्होंने जो पूरा गजा को रेस कर दिया वो अमेरिकन इंटरेस्ट में है। तो आपने अभी जो इसमें इंट्रोडक्शन में बताया कि सबसे बड़ी जो अहम चीज हुई है इस जंग के दौरान वो यही हुई है कि इसराइल का चेहरा बेनकाब हो गया है। आप ये भी देखिएगा कि आज तक यूरोप ने इतनी सिंपैथी थी उनके दिल में हॉलोकास्ट की, इतनी सिंपैथी थी। 2 दिन पहले का बयान मैं बता देता हूं। जो लुकाशेंको है बेलारूस के सदर, उन्होंने कहा था कि ये सिंपैथी लेते थे, आज इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि सबसे जालिम ही यही हैं और ये अगर इस जुल्म को कंटिन्यू करेंगे तो इनको इनके न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बचा सकते। तो इस तरह की आवाजें अगर यूरोप से आना शुरू हो गई हैं, और मैं ये समझता हूं कि आयरलैंड ने और 7 दीगर यूरोपियन ममालिक ने ये रेजोल्यूशन पास की थी यूरोपियन यूनियन में कि इसराइल के साथ अपने इक्तिसादी ताउन को खत्म करें, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने इसके वारंट जारी कर दिए और यूरोप में बेंजामिन नेतन्याहू ट्रैवल नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ ये पॉजिटिव बातें हो गई। इसराइल ने पता नहीं क्या ग्रेटर इसराइल के लिए क्या कुछ करना था। इस जंग के बाद इसको जिस हजीमत का सामना करना पड़ा, आइसोलेट हो गए। अब मुझे ये है, मैं चाहूंगा भी ये कि अमेरिका इनका साथ छोड़ दे, क्योंकि इनके जो इकदामात हैं वो ना रुकने वाले हैं। वो ईरान के तो छोड़ें,
उन्होंने इजिप्ट में जो किया पहले, आपको पता होगा। सर आप बड़ी बात कर रहे हैं कि आप चाहेंगे, और यही बात जो है वो इस वक्त यही आवाज़ें अमेरिका के अंदर से भी आ रही हैं कि अब अमेरिका इजराइल की सपोर्ट छोड़ दे। अगर वो अपनी इकोनॉमी बचाना चाहता है, अगर वो अपनी साख को मुतासिर होने से रोकना चाहता है, तो इजराइल की सपोर्ट छोड़ दे। लेकिन यहाँ मेरा आपसे ये सवाल होगा कि विदाउट अमेरिकन सपोर्ट इजराइल का स्टांस क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। हुमा देखें, मुझे एक चीज बताइएगा, आज तक आप 48 से शुरू कर लें, जब इन्होंने अपनी बुनियाद रखी। 48 में भी इन्होंने जो वहां पे कब्जा किया ब्रिटिश इनके साथ थे, उस मैंडेट के साथ। अच्छा, उसके बाद इनकी 63 और 73 की जो जंगें हैं वो अमेरिकन और ब्रिटिश सपोर्ट के साथ लड़ी हैं। आज ये कहता हूं, अमेरिका अगर इनके साथ ना खड़ा हो तो इसराइल के अंदर इतनी ना हिम्मत है, ना उनके अंदर इतना जज्बा है, और ना उनके पास इतनी सलाहियत है कि वो यहाँ मुल्कों पे कब्जा करता फिरे। और ये सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा था वो अमेरिकन सपोर्ट से हो रहा था। और एक अहम चीज ये है, देखें, वो इसराइल ने एक स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी अपनाई अपने इंटरेस्ट में। वो ये थी कि आईपैक, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो है, जिस तरह यहूदी लॉबी भी कहा जाता है, उसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि डिफेंस डिपार्टमेंट, कांग्रेस, पेंटागन, हर जगह उनकी जड़ें हैं, और जो फैसला करवाना होता है अमेरिका से वो करवा लेते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट का जब एक कैंपेन चल रही होती है उसके अंदर भी वो पैसे डालते हैं कि आने वाले दिनों में इससे इस्तेफादा करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ इस टाइम एक अहम चीज भी 2-3 दिन पहले लीक हुई, जिसमें पेंटागन ने कहा कि हमें डर है कि मोसाद हमारे ऊपर काउंटर सर्वेलेंस कर रही है। यही अंदाजा करें कि मिसट्रस्ट यहां तक पहुंच गया। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि इसराइल को थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी जो लगाम होती है ना, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की लगाम डाल दे, इसके ऊपर पाबंदियां ना लगाए लेकिन अनाउंस कर दे, वही काफी होता। क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर ये नहीं करेंगे ना तो इन्होंने नहीं रुकना। क्योंकि पिछले वक्तों की अगर हम बात करें, मैं डॉक्टर साहिबा से भी उनका ओपिनियन शेयर करने की दरख्वास्त करूंगी। डॉक्टर साहिबा, एक खलिश तो आ गई है, चाहे सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को देखें, जिस तरह से वो नेतन्याहू को मुखातिब कर रहे हैं, इवन पागल तक करार दे दिया, एक खलिश तो रेज हो गई है। क्या ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ये, या फॉर द टाइम बीइंग है? हुमा देखिए, ट्रंप ने 5 मरतबा नेतन्याहू को इंतहाई सख्त अंदाज में छिड़का, और अगर वो मीडिया के सामने नहीं था तो बाद में उससे मुकरे नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर इकरार किया, और जो सख्त जबान उन्होंने इस्तेमाल की वो पूरी दुनिया के सामने। और मैं ये समझती हूँ कि द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। आपने देखा होगा नेतन्याहू की तरफ से भी ऐसे बयान आता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और इसराइल के बीच में जो है वो दरारें डाल रहा है। हमने प्रैक्टिकली दरारें नहीं डाली, हमने अमेरिका को आमादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो आपने खित्ते में अमन कायम करना है। और अमेरिकियों की बेसिकली अब जरूरत है कि खित्ते में अमन अमान कायम हो, क्योंकि वो जो सोच रहे थे वो हासिल नहीं कर पाए, और वो जो आग है वो बज़ाहिर उनसे तो दूर है, लेकिन हकीकतन अमेरिका इससे बहुत शदीद जो है आने वाले दिनों में, सिर्फ प्रेसिडेंसी का मसला नहीं है ट्रंप की, दीगर मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच में दरारें पड़ी हैं, और ये तमाम तर मलबा जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की तरफ जाएगा। मैं कहती हूँ इस वाकये ने तो फिर इसका आउट रिजल्ट क्या होगा, इसको दुनिया किस तरह से देख रही है, और आने वाला वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अमेरिका ईरान माहदे पर डिस्कशन हो रही है। अब 60 आने वाले दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिनमें मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। टेक्निकल टर्म्स पर बात होगी। डॉक्टर वजीहा साहिबा, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी। अब जब टेक्निकल टर्म्स डिस्कस हो रही हैं, जिसमें ईरान की जानिब से एक वाज़ेह स्टांस आ गया है कि ये मुज़ाकरात अब आगे बढ़ेंगे जब तेल की बरामदात की इजाज़त और मुंजमद असासों को ख़त्म कर दिया जाएगा, या उनकी बहाली, इन शॉर्ट अगर कहा जाए, बहाली को अगर लाजमी करार देते हैं तो ही बात आगे बढ़ सकेगी। क्या अमेरिका मानेगा इन दोनों बातों पर? जी, अमेरिका ऑलरेडी मान रहा है ये बात। मुख्तलिफ ज़राए से आप देख रहे होंगे, सब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अगर ट्रंप ने तो इनकार किया, जेडी वांस ने भी इनकार किया कि हम कोई $300 अरब ईरान को पे नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल ईरान के बहुत सारे मंजूरत असासे जो हैं उनको रिलीज करने की प्रैक्टिकली तैयारियां हो रही हैं, वो कर भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर बात वहीं पर आ जाती है कि पहला जो डील मेकर या डील ब्रेकर है वो लेबनान का मसला है। जब तक इसराइल वहां पर अपनी दखलंदाजी, दरअंदाजी बंद नहीं करता, मामला आगे बहुत मुश्किल से बढ़ेंगे। और अगर लेबनान का जो लॉक है, अगर ये दोनों ममालिक मिलकर अनलॉक कर लेते हैं, अमेरिका और ईरान, तो आप देखिए उसके बाद ईरान की मुंजमद असासे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का रूट किस तरह चलाया जाएगा, किस तरीके पर जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत होगी, कितना टैक्स लगेगा, या क्या चीजें होंगी, एक इसके ऊपर बातचीत होनी है। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मसला है ईरानियन जो यूरेनियम है उसकी आगे फ्यूचर क्या होगा,
और ईरान का जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो किस रूप पे आगे बढ़ेगा। हम्म। ये तमाम चीजें कोरिलेट तो करती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उसमें जो नंबर 1 पे आता है वो लेबनान का इशू है। ऑलरेडी अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान और कतर और दुनिया के दीगर ममालिक इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं। MOU और में भी उसका ये हल चीज तो अभी खत्म यही है। नजर आ रहा है कि अमेरिका इसराइल को फोर्स करेगा कि वो फौजी कार्रवाइयां अपनी जी जारियत करना बंद कर चाहिए। दे। अगर अमेरिका इसराइल के कहने पर जंग में कूद सकता है, तो इसराइल अमेरिका के कहने पर जो है वो चंद कदम चंद किलोमीटर वापस क्यों नहीं जा सकता। और अगर इसराइल अमेरिका के कहने पर यह बात नहीं करता तो फिर अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी है, इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी नहीं। ये चीज हमें माइंड रखनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी बात जो है वो काबिले गौर भी है और मेरा ख्याल है कि आने वाले फ्यूचर को भी इंडिकेट करती है। डॉक्टर रिजवान साहब, इस वक्त ये चीज़ डिस्कस करना कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को या इसराइल बात मानेगा या नहीं मानेगा, मजबूर अमेरिका हुआ था ईरान की बात मानने के लिए, क्या इसराइल मजबूर होगा अमेरिका अगर उसको फोर्स करता है तो? अच्छा हुमा, इसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उनका अच्छा नुक्ता नजर है। मैं इससे थोड़ी सी एक हटके अमेरिका की बात और ये ट्रंप की बात, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इस टाइम बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डेफिनेटली हैं, वो कह के उनकी बात अमेरिका की बात, मैं इसको थोड़ा सा ना डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा। वो इस वजह से कि अमेरिका की डिप्लोमेसी बड़ी वाजे रही है चीजों के ऊपर, जिसपे पाबंदियां लगाई तो खुल के लगाई। लेकिन यहाँ पे देखें, जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर बने हैं, आप ये देखें कि वो एक बात करते हैं, अगले दिन उसको रद्द करते हैं या कुछ अर्से बाद। इसराइल के ऊपर देखिएगा कि अमेरिका की बिल्कुल सही रही है, एक हिकमत अमली भी रही है कि उन्होंने इसराइल को सपोर्ट करना है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर जो भी अमेरिकी मफादात हैं उनको अचीव करना है, वो इसराइल के थ्रू करना है। अब अगर ट्रंप की बात नहीं मानी जा रही और ट्रंप की सारी सियासत एट स्टेक है, एक साइड पे ट्रंप की सियासत एट स्टेक है, अमेरिकन इंटरेस्ट एट स्टेक है, अमेरिकन इमेज एट स्टेक है। आप ये देखें कि कांग्रेस में जब वो क्वेश्चनिंग हुई तो उन्होंने मार्को रूबियो से भी ये कहा कि आपने ह्यूमिलिएट करवा दिया हमारे मुल्क को ईरान की जंग में जाके। यानी कि यहाँ तक उनको इस चीज का इदराक है कि ये जंग गलत शुरू हुई है और चल रही है। मैं ये समझता हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप वन फाइन मॉर्निंग ऐसी ट्वीट आए कि ऐसी शदीद शटअप कॉल बेंजामिन नेतन्याहू को करके और कर भी दें, बाकी बाद में उसे रिट्रीव भी कर जाएं। लेकिन मुझे यूं लगता है जितने अनप्रिडिक्टेबल वो हैं, मैं तो इस चीज की तवक्को करता हूं, क्योंकि देखें अमेरिकन सफारतकारी को बहुत बुरा धचका लगा है। अमेरिका के सामने वहां की रिकंस्ट्रक्शन सारी की सारी बेसिस उड़ा दी गई। वो पूरे मिडिल अमेरिका ने अपना इमेज बहाल करना है, अमेरिका ने अपने अलाइज के ऊपर काम करने को, यूरोपियन नहीं है उनके पास। अब ये देखें कि अगर इसराइल इस कॉस्ट अच्छा डॉक्टर साहब, ना सिर्फ इमेज बहाल करना है बल्कि उन्होंने अपने एसेट्स भी बहाल करने हैं। एक जानिब हम ये देखते हैं कि डिफेंस तौर पे भी अगर हम दिफाई सलाहियतों को भी देखें तो उनके बड़ा धचका लगा है इस वक्त, वहां पे भी उनको रिकवरी करनी है, उसके लिए भी उनको टाइम चाहिए। शायद ये बयानात फिर वो हम कह सकते हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं अमेरिका के, जब तक वो दोबारा स्ट्रेंथन नहीं होता, मिड टर्म इलेक्शंस नहीं गुजर जाते, एक फॉर्मेशन सामने नहीं आती, तब तक वो इसी तरह ले दे के काम चलाएगा। देखें, मैं इसी से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मिड टर्म इंपॉर्टेंट तो है ट्रंप के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके बाद दोबारा से जंग में धकेल देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिजास्टर होगी। ईरान को भी जो ब्रीथिंग स्पेस मिली है ना, ईरान इसमें अपने आप को रीबिल्ड करेगा वेरी क्विकली। और इन शराइत का मान जाना ही, ये डॉक्टर वजीहा ने भी बताया कि वो जारी बात है कि वो उनकी प्रॉक्सी हैं या ये इनकी प्रॉक्सी है। ये देखें, दिस इज अ वेरी जनरल परसेप्शन नाउ, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ऐसा चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो ईरान है, ईरान के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ईरान ने अचीव कर लिए हैं। बिल्कुल उन्होंने जो चाहते थे कि उन्होंने कहा कि हमने टॉल लगाना, अमेरिका का लेकिन इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स अभी भी रहते हैं। अब मुंजमद असासों की बहाली की बात कर लें हम, या फिर तेल की बरामदात की बात कर लें। शॉर्ट कमेंट मैं बताता हूँ। देखें, इकोनॉमिक, ईरान को सिर्फ ट्रेड की बहाली मिल गई ना, ट्रेड करने की इजाजत मिल गई, तो उसने अपने आप को रिकवर कर लेना है। लेकिन उसके बावजूद अगर मुंजमद असासे मिल जाते हैं तो ईरान की ताकत मल्टीप्लाई हो जाएगी। वो रीजन ये है कि ईरान 1979 से लेकर अब तक इंतहाई पाबंदियों के बावजूद इतना डटा रहा, उसने अपने आप को मनवा लिया। तो मैं समझता हूँ ये ब्रीदिंग स्पेस ईरान को मिलनी है। सर, मेरा यहाँ पे आप दोनों से एक ही सवाल होगा, अगर ईरान को, जैसे कि आपने भी कहा कि अगर ईरान को ट्रेड की इजाजत मिल जाती है, वो तो फिर पेट्रो डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा। अमेरिका ये कैसे कह सकता है? डॉक्टर वजीहा करेंगे आपसे करें सर ये सवाल, यही फिर डॉक्टर वजीहा से भी करूंगी। जी हाँ, देखें, पेट्रो डॉलर के लिए पहले ही धचका लग चुका है। अब जो अमेरिकन बेसिस बनाई गई, वहां पे अमेरिका ने जो वहां से तेल गया और अमेरिका के
वेपन्स बिके वो सारे के सारे नाकारा हो गए। वो सिटिंग डक्स थी अमेरिकन बेसिस खत्म हो गई, चाहे वो मिडिल ईस्ट में किसी भी मुल्क में थी, नाम लेना चले, इस टाइम कम है कि सारी की सारी उड़ गई। पेट्रो डॉलर को ऑलरेडी धचका लग चुका है। अब ये है कि ईरान के साथ अमेरिका को ये अपॉर्चुनिटी मिली है डायरेक्ट बातें करके, डायरेक्ट ओपन अप करके ईरान को इस चीज पे आमादा करे कि जनाब हमारे ये कंसर्न्स हैं, और वो हैं, अमेरिका चाह रहा है कि वो डिप्लोमेसी के थ्रू हल हो, जिसमें न्यूक्लियर का है। और न्यूक्लियर में मैं समझता हूँ ईरान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली, JCPOA देख लें आप, उसमें ईरान ने अपनी सारी जो साइट्स थी उसने कहा ओपन है फॉर द IAEA। अभी ईरान मुझे लगता है कि अपने आप को बड़ा वो जिम्मेदारी के साथ कहेगा जनाब हम ओपन है, लेकिन वंस अगेन अमेरिका वांट्स टू डू दिस थ्रू इंस्टीट्यूशंस, और अमेरिका वांट्स टू डू दिस थ्रू इंटरवेंशन। ये अमेरिका की चॉइस होगी। मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज ऑलवेज ड्यूरेबल बेटर, और आई थिंक सस्टेनेबल भी वही होगी। ठीक है डॉक्टर वजिया, आपकी जानिब आना चाहूंगी, यही सवाल होगा, पेट्रो डॉलर को एक धचका लग चुका है, मजीद अगर ट्रेड की इजाजत देते हैं तो फिर क्या स्टांस रहेगा अमेरिका का, और अगर फिर अमेरिका यहाँ से भी बाउंड हो जाता है कि वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करता फौजी लिहाज से, जो अमेरिका के अंदर से आवाजें आ रही हैं, मशवरे आ रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर अमेरिका की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करेगी? हुमा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, डॉक्टर रिजवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हटके है। पेट्रो डॉलर को धचका जो लग गया है ना, कि आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता खात्मे की तरफ जा रहा है। दुनिया वैसे भी अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स और ये जो फॉसिल फ्यूल है इसकी कंजम्पशन को खत्म करने के लिए, चाहे वो एनवायरमेंटल बेसिस हो या कुछ भी हो, इसको खत्म करने के लिए बड़ी तगदो हो रही है, नई जो है इजादात की जा रही हैं। और अगर ईरान में खासतौर ये अगर आप देखते हैं कि किसी भी सूरत ये दोबारा से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया जाता है, ऑयल का जो तरसील है उसके अंदर मजीद जो है डिफिकल्टीज आती हैं, तो दुनिया ने जो काम आज से 10 या 15 साल बाद करना है वो आप देखिएगा 2-3 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। तो पेट्रो डॉलर भी खत्म हो जाएगा और बहुत हद तक तेल पर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। तो मौजूदा वक्त में बेहतर यही है कि आप एक दूसरे को सांस लेने की जगह दें। ठीक है, अमेरिका ने सांस बंद कर रखा है ईरान का गुज़श्ता 47%। उसके बावजूद वो बड़ा मजबूती से स्टैंड किए हुए हैं, और अब उन्होंने साबित कर दिया है कि फ्रेमवर्क वो इस काबिल है कि पूरी दुनिया का जो है ना वो दम निकालने की अहलियत रखते हैं, और पूरी दुनिया जिस तरीके पे घुटनों पर आई है। और देखिए, मैं उस वक्त ये बात करी थी ना कि इसराइल जो है अमेरिका की प्रॉक्सी कहा जाता है आज तक, लेकिन अब लोग कहते हैं कि अमेरिका इसराइल, इसमें बेसिक चीज ये है कि अगर इसराइल को अमेरिका ने नकेल ना डाली, इसको ना रोका, तो आप देखिएगा ये कौन सा इत्तेहाद है कि जिसमें अमेरिका तो इसराइल के पीछे आधे घंटे में ईरान पर हमला कर देता है, 39 डेज उसने ईरान पर हमला किया रखा, और इसराइल जो है वो अमेरिका की एक बात नहीं मान रहा, और अमेरिकी सदर मजबूर है कभी किसी की मिन्नतें करने पर, कभी कहीं करने पर। तो इसमें अमेरिका की सुपर ताकत तो खत्म होगी ना, अमेरिका सुपर पावर तो नहीं रहेगा, और ये तो बायसे शर्मिंदगी होगा कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से वो वक्त करीब है कि जब अमेरिका से ये टाइटल भी छिनने वाला। आपको नहीं लगता कि वो वक्त अब आ चुका है, ये हम न्यू ग्लोबल वर्ल्ड में ऑर्डर में हैं कि जब हम ये देख रहे हैं कि सुपर पावर अपने घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है? लोग समझते हैं, फिर भी अमेरिका को समझते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये टारगेट भी, ये जो है ना टाइटल भी कोई और ले जाएगा। अच्छा, कोई और से आपकी मुराद क्या है? क्योंकि ईरान तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि इतना पावरफुल है कि हम उसको इंटाइटल कर सकें सुपर पावर के लिए। आपका कहीं इशारा उन दो छुपे, ईरान एक रीजनल पावर हो सकता है, सुपर पावर के लिए कुछ और पैरामीटर्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को सुपर पावर, रशिया और चाइना दोनों में से किसकी जानिब आपका इशारा है? मेरा जो है डेफिनेटली चाइना। चाइना ने बड़े तरीके के साथ पूरी दुनिया की मईशत को काबू कर रखा है, बहुत सारे मामलों पर उसकी गहरी नजर है। रशिया जो है वो बहुत अरसे से आप देखिए कि यूक्रेन में जिस तरह इन्वॉल्व है, जब तक वो अपने आप को यूक्रेन के साथ सेटल नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि वो सुपर पावर का टाइटल लेने की अहलियत रखते हैं। ठीक, डॉक्टर रिजवान साहब, यहाँ एक सुपर पावर के इंटाइटल्ड होने की बात हो रही है, अमेरिका या रशिया, दोनों में से आपकी नज़र में कौन सुपर पावर बन सकता है? क्योंकि अमेरिका अभी फिलहाल रिकवरी मोड में है, उसको अभी टाइम लगेगा दोबारा सुपर पावर बनने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तारीख का अगर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि सुपर पावरें बनती हैं और बड़े अरसे तक चलती हैं। और आपने देखा होगा जितनी एम्पायर्स बनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेंशन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, इवन सोवियत एम्पायर लेटेस्ट जो थी, उसके बाद अब अमेरिकन एम्पायर, इसे एम्पायर ही कहते हैं क्योंकि हाइपर सुपर पावर है। मिलिट्री के अपने आप को मनवाने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे लगता है 1945 में इसका दौरानिया शुरू होता है जब जापान पे एटम बम फेंका और विक्ट्री अपनी वर्ल्ड वॉर 2 में डिक्लेयर की। अब मुझे लगता है कि ये 2026 है और जस्ट 4 इयर्स के स्पैन में मुझे यूँ लगता है, क्योंकि अब
दो तीन चीजें हैं। अभी दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में चाइनीज कॉर्पोरेशंस आनी शुरू होगी। दुनिया की जो बिलियनर्स थे उसमें चाइनीज बिलियनर्स आने शुरू हो गए। उसके अलावा दुनिया में जो ट्रेड का वॉल्यूम था वो चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, लेकिन चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पोटेंशियल है वो मुझे लगता है वो अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका से लेकर अमेरिका इटसेल्फ से लेकर यूरोप से लेकर ईस्ट एशिया से लेकर हर तरफ नेटवर्क है। तो मेरा नहीं ख्याल कि द नेक्स्ट 5 years अमेरिका कैन विथस्टैंड दिस चेंज। उसमें डॉक्टर वजीहा की बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप बड़े अच्छे सहाफी के तौर पे उनसे नाम निकलवानी थी, तो मैं इसमें बिल्कुल बगैर किसी हेजिटेशन से कहूंगा कि if this continues, अमेरिका ने जो जंगों वाला सिलसिला शुरू लेकिन किया सर है, यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, जिसलिए मैंने नाम लिए थे ना, जिस बात को आपने भी मेंशन किया, एक कंफ्यूजन ये है कि जितनी तारीख का आपने भी हवाला दिया और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही कहती है कि जब तक कोई एक मुल्क या दो फरीक आपस में जंग के मुतहम्मिल नहीं होते या डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्व हुए बगैर कोई भी मुल्क सुपर पावर नहीं बन सकता। क्या चाइना विदाउट इन्वॉल्वमेंट, जो उसकी अभी तक की पॉलिसी है कि वो डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता, क्या वो सुपर पावर का टाइटल ले सकता है इस तरह? जी बिल्कुल ले सकता है। बड़ी आसानी के साथ मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अमेरिका ने सर आपसे सवाल का जवाब जरूर लेंगे, इन डिटेल आपसे गुजारिश करेंगे कि अपना ओपिनियन शेयर करें। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमें यही नजर आ रहा है। डॉक्टर रिजवान साहब आपकी जानिब भी आएंगे और आपके जवाब का हम मुंतजिर हैं कि आप बात कर रहे थे कि इस वक्त अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब धुंधला नजर आ रहा है। क्या इन सब चीज़ों का क्रेडिट हम ईरान की भरपूर दिफाई सलाहियतों को दे सकते हैं? देखिए मैं वहीं से शुरू करूंगा। आपने मुझसे सवाल जो पूछा था वो ये था कि क्या अभी अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, तो उसमें मैंने कहा था कि हाँ अगले 5-6 सालों में, बिकॉज मैंने चाइना का हवाला दिया, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं। देखें अमेरिका ने जब सोवियत यूनियन के साथ जंग किए, जैसे कोल्ड वॉर के नाम से कहते हैं ना, वो 1945 से लेकर 1991 में वो खत्म होगी क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया। अब उसमें क्या हुआ कि सोवियत यूनियन के साथ जंग कोई नहीं हुई, प्रॉक्सीज होती रही है, ठीक है, लेकिन सोवियत की इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाई, सोवियत का इंटरनल सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाया, सोवियत के इंटरनल जो लोग थे वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो अमेरिका ने जितनी जंगें कर छोड़ी हैं तारीख में, मेरा ख्याल मुझे यूं लगता है कि ये जंग थी जो अमेरिका की आखिरी जंग थी। इसके बाद अमेरिका जंग नहीं करेगा। अमेरिका वर्बली वो जो मैं समझता हूँ चाइना को भी तसल्ली आ गई कि जो वो कोशिश कर रहे थे ना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ड्राफ्ट करके, तो उसमें अभी आप कहते हैं ईरान की सलाहियत जो दफाई सलाहियत है, इसमें तो कोई शक नहीं रह गया। क्योंकि जब भी अमेरिका ने अपनी वो जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें कहा हमने उनकी नेवल सलाहियत खत्म कर दी है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। उसके बाद फिर भी खबरें आती रही अमेरिकन प्लेन गिर गए, अमेरिका का जो बेसिस तबाह हो गई, अमेरिका वॉरशिप्स को नुकसान हुआ। तो इसका मतलब ये था क्योंकि जंग में ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता होता है और ईरान ने अपनी सलाहियत को भरपूर तरीके से मनवाया है। एक चीज जिसको अमेरिका ने मिस कैलकुलेशन किया है, वो मुझे आई थिंक द स्टूडेंट ऑफ डिफेंस एज वेल आई डू अंडरस्टैंड कि जिसके ऊपर ईरान ने शुरू से वॉर गेमिंग की है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज थी, और अमेरिका ने उस चीज को मेरा ख्याल अंडरस्टैंड नहीं किया। और उस ईरान की सलाहियत को बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूँ, उन्होंने मनवा लिया डिस्पाइट उनकी मिलिट्री और उनकी पॉलिटिकल क़यादत को शहीद कर दिया। उसके बावजूद वो खड़े रहे और आज भी खड़े हुए, और विदाउट एनीवन एल्स, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इत्तेहादी नहीं है, अकेले खड़े हुए। तो कोई शक नहीं। लास्ट एक कमेंट इस पे, अमेरिकन जो पावर है, अमेरिकन पावर तब तक है जब तक डॉलर है। डॉक्टर वजीर से आपने पूछा, जब डॉलर खत्म हो जाता है तो मेरा ख्याल है अमेरिकन इकोनॉमी ऐसे श्रिंक होगी, नो वन कैन इमेजिन। सर आपको आने वाले वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या वाकई ऐसा होगा कि अब करेंसी रिजीम आएगा? रिजीम चेंज वो तो नहीं आ सका, क्या करेंसी रिजीम चेंज आएगा? करेंसी रिजीम डेफिनेटली आएगा। कहते हैं there is nothing permanent but change itself is permanent। तो अमेरिकन कोई वो इस चीज को लेकर तो नहीं है, सारी जिंदगी उन्होंने सारी दुनिया में इसमें हमेशा रहना है। तो मेरा ख्याल है जो ये इंडिकेटर्स हैं, हम तो स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, इसके नाते हम ये समझते हैं तो इंडिकेटर्स शुरू हो गए। अमेरिकन अब जो है ट्रेड में आप देखें, अफ्रीका में अमेरिका की नहीं है, लैटिन अमेरिका में अमेरिका की नहीं, ईस्ट एशिया में अमेरिका यूरोप और चाइना और इटसेल्फ बड़े बड़े मुल्कों पे खड़ा, जबकि चाइना ने दुनिया में जाल बिछा लिया अपना ट्रेड का नेटवर्क। अब देखें ट्रेड के बेस पे चलेगी। सेकेंडली क्या है, लेजिटिमेसी, अमेरिकन पावर को लेजिटिमेसी खत्म होगी। वो इसलिए खत्म होगी, अमेरिका को कोई भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका वहां पे जाए, उनके मामलात में दखल अंदाजी करे, फैसले करे। चाइना की नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हमेशा चलेगी क्योंकि हर मुल्क चाहता है। तीसरी बात है कि अमेरिकन जो पावर उन्होंने प्रोजेक्शन की हुई है वो अननेसेसरी है दुनिया में। दुनिया में कोई भी नहीं चाहता इनके बहरी बेड़े
ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक खड़े रहें। तो बिल्कुल। मैं ये समझ, मुझे ये इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि अगले 5 नहीं तो 10 सालों के अंदर ये सारा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो लोग होमलेस बैठे हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, जिनके पास असल मामला है, महंगाई हो गई है, घर नहीं है, वो कहते हैं जनाब हमें हमारा भी कुछ करें। तो ये जो पैसा डिफेंस पे अननेसेसरी खर्च हो रहा है, ये उनकी फलाह उस पे खर्च होना चाहिए। ठीक है, जो बड़ी ट्रम्प अहम बात आपने की है। मैं वजिया साहिबा की जानिब बढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर साहिबा, अभी हम जिन चीज़ों का अहाता कर रहे थे या जिनको डिस्कस कर रहे थे, उनमें अमेरिका का वो हेजमोनिक एटीट्यूड है जो कि अब हमें आगे नज़र नहीं आएगा फ्यूचर में। मिडिल ईस्ट का स्टांस यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या देख रही हैं आने वाले वक्त में, क्या मिडिल ईस्ट मजीद ट्रस्ट करेगा अमेरिका पे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका असल जवाब आपको वक्त ही देगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह तरीके पर हुक्मरानों को जरा साइड पर रखकर देखा जाए, ठीक है मिडिल ईस्ट में आवाम को कोई ज्यादा इतनी आजादी हासिल नहीं है अपनी हुकूमतें चलाने की या मुल्क के बारे में फैसला करने की, लेकिन लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो टोटली अमेरिका पर से खत्म हो चुका है। और ये जो यहाँ के जो हुक्मरान है, अरब हुक्मरान, ये भी मेरा ख्याल है कि आपने देखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दफाई माहिदा किया, कतर के बारे में खबरें आ रही हैं, एक दो और ममालिक के बारे में बात की जा रही है कि वो भी पाकिस्तान के साथ जो है एक डिफेंस पैक्ट में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मौजूदा जंग की वजह से उसमें शायद कुछ डिलेज आ गए हैं और बहुत सारे लोग जो है वो फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है जो अमेरिका में करने जा रहे थे, शायद उसमें किसी हद तक कमी आएगी। रही बात चाइना की, तो देखिए चाइना ने बड़ी खामोशी से अपना मिलिट्री जो माइट है वो बिल्डअप किया है। पूरी दुनिया में बड़ी खामोशी से एक वो मकड़ी के जाल की तरह उन्होंने अपना तिजारती जो है निजाम फैलाया है। बिल्कुल। और उनके पास अब दोनों चीजें, एक मिलिट्री माइट के बल पर या दुनिया में आप ताकतवर मुल्क कहला सकते हैं या अपनी इकोनॉमी के बल पर। रहा अमेरिका, तो अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इंटरनली एंड एक्सटर्नली मकरूज है। और जबकि चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोने के जखायर है, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर्स के जखायर चाइना के पास है। तो इस मामले में मैं नहीं समझती कि चाइना को जो है शिकस्त देने का फिलवक्त कोई सोच भी सकता है, जितनी खामोशी से आगे बढ़े हैं वो। और उनकी मिलिट्री माइट को ठीक है उन्होंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो मौजूदा जंग हुई थी पाकिस्तान और भारत के बीच, उसमें जो कुछ चाइनीज टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तानियों के हाथ में कमाल दिखाया है, उससे पूरी दुनिया पे चाइना की मिलिट्री माइट का भट्टा बैठ गया है। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुल्क जो है वो ये समझेगा कि वो चाइना को मिलिटरली या इकोनॉमिकली जो है वो किसी तरीके पे नीचा दिखा सके, ये पॉसिबल नजर नहीं आता। यकीनन ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें, मैं ज़रा डॉक्टर रिजवान साहब से भी ये बात करना चाहूँगी। सर, आपकी नज़र में इस वक्त मिडिल ईस्ट का स्टांस क्या है? कतर ने गो के सफारती सतह पे बड़ी कामयाब पॉलिसी अपनाई और मुज़ाकरात में भी उनका अहम किरदार हमें नज़र आया, लेकिन अभी भी वो अमेरिकन बहरी बेड़ों की जब हम बात करते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, आने वाला वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है सर इस हवाले से? देखें बेसुमा, मुझे जो लगता है बहुत सह लिया इन ममालिक ने अमेरिका को मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करके, अमेरिका की मनमानियां सुन के करवा के। मुझे यूं लगता है कि यूएई को भी सबक मिल गया होगा कि उन्होंने अगर इस खित्ते में अमन में रहना है तो इसराइल को और अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए, स्पेशली वॉर टाइम्स के अंदर। और मुझे पर्सनली यूं लगता है कि अभी जो जितने भी ममालिक हैं उन सब ने, देखे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उनका स्टांस भी वाज़ेह रहा। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, यानी कि हम जंग नहीं चाहते अगर वहां से अटैक हो भी रहा है कि दिस इज अगेंस्ट देयर विल। वो या इजरायली सपोर्ट करके अटैक कर रहे थे उनकी सरजमीन से, लेकिन ईरान रिटेलिएट कर रहा था। लेकिन एक मैसेज वो कह रहे थे, हम जंग नहीं चाहते। बिल्कुल। कतर ने अगर वो आकर इसमें निगोशिएशंस में भी हिस्सा लिया है, मैं समझता हूँ इसमें सऊदी अरब से लेकर के तमाम ममालिक अमन चाहते हैं, अमन चाहते थे। लेकिन अमेरिका के लिए अब बहुत मुश्किल होगा इनको कन्विंस करना। वो बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स इनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, वो इनको सिक्योरिटी नहीं, इनको सिक्योरिटी एक चीज दे सकती है, वो है ट्रस्ट। वो एक एनवायरमेंट है यहाँ पे कि सब ने जो है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट में रहना है, कोई किसी से बरतर नहीं है, तमाम बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए है कि वो अपनी वहां पे बहाली कैसे करता है। इवन उनके सामने भी अमेरिकी में तबाह हो गया है, जब उनकी बेस तबाह हो गई तो बच कैसे बच गया। ठीक हो गया सर। आखिर में आते हैं पाकिस्तान के स्टांस पे। आप दोनों से मेरा यही सवाल होगा, पहले डॉक्टर साहब आपसे कर लेते हैं, फिर डॉक्टर साहिबा की जानिब बढ़ेंगे। पाकिस्तान का स्टांस आने वाले वक्त में कितना स्ट्रांग देख रहे हैं, और इन तमाम तर चीज़ों का ये मुज़ाकराती अमल में शरीक होना और कामयाबी के साथ एक कामयाब सिफारतकारी को आगे लेकर चलना, और यूं कहा जा रहा है ग्लोबली तो ये भी डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवा दिया, इन सब का क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट भी पाकिस्तान ले सकता है आने वाले वक्त में?
पहले डॉक्टर वजीहा ने कहा मुश्किल सवाल है, मैं कहता हूँ मुश्किल सवाल है। हमें सफारती बहुत पजीराई मिली, हमें मिलिटरीली बहुत पजीराई मिली, स्पेशली इंडिया के सिंदूर ऑपरेशन के बाद। अब हमें सफारती मिली और अब आती है इकोनॉमी की बात। तो इकोनॉमी के बाद मैं कहता हूँ कि हुमा साहिबा, हमें जब तक एक्सपोर्ट्स इज जस्ट एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं बनती, मेरा ख्याल है कि तब तक पाकिस्तान को शायद वो फायदा हासिल नहीं हो सकते जिसका हम सोचते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया में जितने से छोटा मुल्क भी है ना, चाहे वो सिंगापुर है या फिर कोई भी, मैं मतलब अगेन कोरिया है, वहां पे एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, चीजें बन के चली जाती हैं। आपके जब दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, वो आपको स्पेशल स्टेटस दे देते हैं, टैक्स फ्री कर देते हैं, कहते हैं आप आए यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, आपकी कंपनीज आए, उनको इंसेंटिव दे देते हैं, तो तब हमारी इकोनॉमी थ्राइव करेगी। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं है, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, तो इकोनॉमी तो चल जाएगी लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। यकीनन ऐसा ही है। डॉक्टर वजीहा क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? देखिए, जंगबंदी की वजह से और अगर ईरान को अगर जो है ओपन ट्रेड की इजाजत मिल जाती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे होंगे। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की की जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, फ्यूल का जो है, इन तमाम मामला में पाकिस्तान को यकीनन बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन मैं डॉक्टर रिजवान साहब की बात से जो है ना मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ। हम इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। हमने जब तक खुद को एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ना बनाया, हमने जब तक प्रोडक्शन नहीं की, हमने चीजें ना बनाई, तो हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भले हम मिलिटरीली ताकतवर हो जाएं, भले हमारी सिफारती कामयाबियां पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएं। आप चाइना की मिसाल ले लीजिए, ये वही मुल्क जो हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ और आज दुनिया की नंबर 1 ताकत के रूप में किसी भी वक्त जो है वो टाइटल इसके सर पे सजने वाला है। वो इसलिए कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी जो सप्लाई मार्केट है तमाम जबूर चाइना के पास है, अमेरिका के पास अब क्या रह गया? स्ट्रेटेजी को अपनाया जा सकता है ताकि हम भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हासिल कर सकें। दोनों मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त और कीमती तज्जिया हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह के बाद।